नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी कनॉट प्लेस, शंकर मार्केट के बगल में पीछे कई हिस्से में यह सुपर बाजार है। आज सुपर बाजार की पहचान नहीं है, इसलिए मैं शंकर मार्केट का नाम लिया। कल जब यह सुपर बाजार का यह भवन जहाँ जिस गेट पे प्रवेश द्वार पे मैं खड़ा हूँ, यह 70 के दशक में अपने यौवन पे था और उस यौवन में यहाँ दिल्ली सल्तनत के चतुर्दिक कोने कोने से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसे थे, चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, शंत्री हो, कोई भी हो, रिक्शा वाला से लेके तांगा, उस जमाने में तांगा भी चलता था, तांगा वाला, रेडी वाला, मंत्री महोदय, अधिकारी महोदय, सभी लोगों के परिवार के लोग यहाँ आते थे। यहाँ रौनक था। यहाँ खाद्य पदार्थ से लेके तमाम चीजें यहाँ मिलती थी। माचिस से लेके क्या क्या सामान यहाँ नहीं मिलता था। लेकिन आज आज ये अपनी दुर्दशा पे रो रहा। पिछले कई वर्षों से या दशक बोलेंगे, दशक से यह बंद है। घाटे का व्यापार होने के कारण यह बंद कर दिया गया। इसके जो कर्मचारी हैं उनकी क्या स्थिति है यह सोचनीय है, दयनीय है। लेकिन जहां यह सुपर बाजार है, यह गगनचुंबी इमारत, आज दिल्ली सल्तनत में इसकी क्या कीमत हो सकती है, इस जगह की, इसका अंदाजा लगाना मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के लिए सोच से परे है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस जगह पे दिल्ली शहर में बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हाउस हो, चाहे बिल्डर्स हो, जिनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, आधिकारिक रूप से जिन्हें संरक्षण प्राप्त है, तमाम लोगों की निगाह है सुपर बाजार के इस जमीन पे लगी हुई। एनडीएमसी, नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अधीन आने वाला यह भवन मालूम नहीं क्यों यह अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। और मैं जानता हूं, इस कहानी को करने के क्रम में मैं जानता हूं कि इसके अस्तित्व को बचाने वाला शायद आज भारत ही नहीं, दिल्ली सल्तनत में, केंद्र सरकार में, दिल्ली सरकार में, नगर निगम में, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी शंत्री नहीं है जो सुपर बाजार के अस्तित्व को बचा सकते हैं। दुबे जी, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं आपको यहाँ पे करीब करीब 30-35 साल से देख रहा हूँ। जरा सुपर बाजार के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो यहाँ पहले भी दुकान किए हुए उस जमाने में। क्या देखे, क्या हुआ था, कैसे हुआ और कैसे समाप्त हो गया? ये इंदिरा गांधी ने खुलवाया था कुछ लोगों की रोजी रोटी के लिए, ताकि इससे मिलता जुलता सामान मार्केट में बिके। उसके बाद क्या हुआ, हर साल ब्रांचें खुलती थी नई नई यहाँ पर, और काफ़ी तरक्की हुई। 160-70 ब्रांचें हो गई दिल्ली के अंदर। उसके बाद स्टाफ वालों ने घोटाला किया, जो IAS अधिकारी आए वो भी कुछ खाए,
उसके बाद जो है नीचे स्टाफ वालों ने खाया, यानी उन्होंने दिवाला घोषित कर दिया। तो अटल जी का जब टाइम आया, इमरजेंसी के समय में आप कहाँ थे वो बताइए। इमरजेंसी के समय में यही था। आपकी दुकान उस समय कहाँ पे थी? उस समय जो है आपके ये सामने स्टॉल जो नया बना है, मेन गेट के पास में। हाँ। हाँ। तो इंदिरा गांधी का पहल, हाँ, इंदिरा गांधी ने खुलवाया था कुछ लोगों की रोजी रोटी के लिए। तो ये बताइए वाजपेयी जी के समय में क्या हुआ? वाजपेयी के समय में हुआ कि जब घाटा दिखाने लगे ये, तो अटल जी ने कहा जिस संस्था से कोई फायदा नहीं उसको बंद करो। ये बात हुई, तब से बंद पड़ा हुआ है। अब कुछ लोग स्टाफ का तो कुछ गेरस लेके चले गए, कुछ रिटायर हो गए, और कुछ लोगों का केस अभी चल रहा है। अब ये बिल्डिंग ये अटल जी कब, जब 13 दिन के बाद वाला कब बने थे? मैं सन का मुझे पता अच्छा, है। अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, तब अटल जी ने बंद कराया था अच्छा। कि जिस संस्था का कोई फायदा नहीं उसको बंद करो। ये उसके बाद स्टाफ काफी था, कुछ लोगों ने वीरस ले लिया, कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोगों को केस चल रहा है, उनका भी कोर्ट में फैसला हो गया है। और जो है यहाँ से अभी यहाँ जो स्टाफ था, ऑफिस था, वो बिल्कुल खाली हो गया है। सुविधा खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, खोखला पड़ा है। अब यहाँ का जो ऑफिस था वो जामनगर हाउस में चला गया है ऑफिस, बाकी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। एनडीएमसी का स्टाफ जो है सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ देख रेख कर रहे हैं। मैं अभी सुपर बाजार के सामने खड़ा हूँ। यह सुपर बाजार 60 के दशक के बाद, या यूँ कहें कि 70 के दशक के शुरुआती दिनों से अपने यौवन अवस्था को प्राप्त किया था। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से सुपर बाजार का मुख्य भवन अधिक से अधिक 50 कदम पे यहाँ प्रवेश द्वार है, और मेरे सामने सुपर बाजार का बिल्डिंग, मेरे पीछे दिल्ली नगर निगम या एनडीएमसी भी कह सकते हैं, एनडीएमसी का शौचालय। अभी इस तस्वीर में आप देखेंगे कि यहाँ शौचालय की क्या स्थिति है। मैं शौचालय इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि सुपर बाजार की जो स्थिति है, या सुपर बाजार की स्थिति पिछले कई दशकों में जो स्थिति हुई, वो आज इस शौचालय की स्थिति से कम नहीं है। दिल्ली शहर में तकरीबन 32 ऐसे बाजार हैं, जनपथ हैं, दिल्ली हाट है, पहाड़गंज है, चांदनी चौक है, सरोजनी नगर है, खान मार्केट है, शंकर मार्केट है, गफ्फार मार्केट है। ऐसे बहुत सारे करीब 32 बाज़ार हैं जो आज़ादी के बाद, खास करके जो यहाँ से पाकिस्तान से जो लोग आए थे शरणार्थी, उन तमाम लोगों को बसाने के लिए यह मार्केट बना। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटेड रिफ्यूजीज़ हैं, वो अगर अपने बाज़ार का शटर गिरा दें तो दिल्ली विधवा हो जाएगी, दिल्ली का सुहाग खत्म हो जाएगा। दिल्ली में जितने बाज़ार हैं वो अधिकांशतः नहीं, 90 से अधिक फीसदी ऐसे लोगों द्वारा संचालित है, ऐसे लोगों के स्वामित्व में है। सत्तर के दशक के शुरुआती दिनों में, या यूँ कहें कि 60 के दशक के उत्तरार्ध में सुपर बाज़ार बना था। सुपर बाज़ार का मुख्य उद्देश्य था कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली शहर में रहने वाले लोगों के लिए सभी चीज़, एक छोटी छोटी वस्तुओं से लेके बड़ी बड़ी वस्तुओं तक उपलब्ध कराना।
लेकिन अपने स्थापना काल से लेके अगले करीब 15 अथवा 20 साल तक सुपर बाजार बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहा। लेकिन बाद के दिनों में सुपर बाजार की जो स्थिति हुई, वह स्थिति इस जो शौचालय है, इस शौचालय से कम नहीं है। चाहे उसमें जो वहाँ के अधिकारी हों, वहाँ के कर्मचारी हों, सरकारी नीति हो, सरकारी अधिकारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, सभी लोगों ने मिलकर एक व्यवस्थित एक सुपर बाजार के इतिहास को समाप्त कर दिया। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो अभिलेखागार है, अगर उनके रिपोर्ट को, पिछले 20 वर्षों की रिपोर्ट को अगर देखा जाए, पन्ने को उलटकर उसको देखा जाए, तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको। वह रिपोर्ट सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की जो नीतियां हैं, इन बाज़ारों को बनाने में या इस बाज़ारों को व्यवस्थित रूप से चलाने में, खास करके जो सरकार के क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से संरक्षित और संपोषित है, उन तमाम में सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, शंत्री हैं, इन तमाम लोगों का मिली भगत इतना मजबूत होता है कि सभी तरह से जो सरकारी क्षेत्र के चीज़ हैं वो समाप्त हो जाता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारे दाहिने हाथ 5 कदम पे एक ऐतिहासिक टेलीफोन एक्सचेंज है। इस टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि कनॉट प्लेस क्षेत्र में घूमने वाले 1 लाख लोगों में, 5 लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में शायद 10 व्यक्ति यह आपको बता पाएंगे कि कनॉट प्लेस में कोई टेलीफोन एक्सचेंज भी है। इस टेलीफोन एक्सचेंज की दूरी और सुपर बाजार की दूरी 100 कदम, और इन दोनों भवनों के बीच में शौचालय। स्थिति यह है कि जिस तरह सुपर बाजार आज खंडर हो गया है, टेलीफोन एक्सचेंज जिस तरह आज खंडर हो गया है, उसी तरह हमारे पीछे ये एनडीएमसी का शौचालय आज खंडर है। यहाँ जूते पड़े हुए हैं, यहाँ पेशाब लोग बाहर किए हुए हैं। कि दिल्ली शहर में पिछले 25-30 वर्षों में जिस कदर मॉल्स का अभ्युदय हुआ, अभी एनसीआर में तकरीबन 95 ऐसे मॉल हैं जिसमें दर्जनों से दर्जनों, अधिक से अधिक मॉल बहुत बेहतर कर रहे हैं। सवाल यह है कि लोग मॉल की तरफ क्यों, लोग सरकारी क्षेत्र की तरफ क्यों नहीं अग्रसर होते हैं, और लोगों का सरकारी क्षेत्र के तरफ अग्रसर नहीं होना सरकारी क्षेत्र के जितनी संस्थाओं का दमन या पतन होने का बहुत बड़ा कारण है। आज आप साकेत में चलिए, साकेत में सिटी मॉल है, बसंत कुंज में डीएलएफ है, फिर बसंत कुंज में ही एक डीएलएफ एम्पीडियो है, अंधेरी एक एम्बियंस मॉल है, फिर डीएलएफ का है, फिर पैसिफिक मॉल है, मेट्रो मॉल है,
कई एक मॉल हैं जहां लोग जाते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र का यह सुपर बाजार जो कभी अपने आप में इतिहास था, जहां यहाँ पे रंगीनियाँ थी, यहाँ सुपर बाजार तूतियाँ बोली जाती थी, यहाँ के सामान इतने मशहूर थे, इतने पवित्र थे, इतने पाक थे, बिना मिलावट के थे, जो आज नहीं है। आज यहाँ बड़े बड़े ताला लटके हुए हैं और ताला के साथ साथ यहाँ पे भूमि में अब तो भूमि को भी छेद करने लगा है मोटा मोटा चूहा। किशन लाल जी, एक चीज़ बताइए कि आपने सुपर बाजार को तो देखा है, बिल्कुल देखा और है। इस क्षेत्र में खास करके शंकर मार्केट और स्टेट्समैन के बीच में आप करीब 5 दशक 50 साल रहे हैं। सुपर बाजार को आपने देखा है और आज भी देख रहे हैं, क्या तकलीफ नहीं हुई? पहले जो है चालू था, अब वो ख़त्म हो गया है, बिल्डिंग भी जो है डैमेज हो चुकी है। क्यों ऐसा हुआ है? भाई एक अपना वो मटेरियल ठीक नहीं लगा हुआ, इसलिए उसमें जो बिल्डिंग जो है फायर सर्विस वालों ने कैंसिल कर दी, वो सुपर बाजार ख़त्म हो गया। इसे फायर सर्विस वाले किया है? हाँ, या फिर लोग बोल रहे हैं कि इसका घाटे में चल रहा था इसलिए? घाटे में भी चल रहा था, लेकिन जब ये बिल्डिंग जो एकदम डैमेज हो गई है तो फायर सर्विस वालों ने भी इसको देखा कि ये कभी भी गिर सकती है। अच्छा, इसलिए इसको बंद कर दिया। हाँ। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 2002 में ही सुपर बाजार को समाप्त किया गया है, बंद किया गया है। और वाजपेयी को यह कहा गया था, प्रधानमंत्री को यह कहा गया था कि सुपर बाजार घाटे में चल रही है, इसलिए सुपर बाजार को बंद कर दिया गया। वाजपेयी ने कहा भी कि घाटे की व्यवस्था जहाँ है वहाँ नहीं चलाया जा सकता है। यह बाजार, सुपर बाजार जो मेरे पीछे ये 6 मंजिला भवन है, ये करीब 66 के दशक में, 60 के दशक के उत्तरार्ध में बना था। और जब खास करके जब भारत पाकिस्तान वॉर के बाद, इसमें जिस समय यह बनाया गया था वो ये NDMC के अधीन उस ज़माने में भी था और आज में भी है। अगर दिल्ली सल्तनत की तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को आप नज़र से देखें, आप उस पर तहकीकात करें, आप उस पर इंक्वायरी करें, जांच करें, पड़ताल करें, तो दिल्ली शहर में NDMC से बड़ा जो वाइट कॉलर माफिया होता है, वाइट एलिफेंट, NDMC से बड़ा कोई नहीं है। दिल्ली के शहरी क्षेत्र में NDMC सबसे बड़ा माफिया है। और उसी तरह जो नई दिल्ली से बाहर जो दिल्ली शहर का है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका वह बहुत बड़ा माफिया है। आप यह सोचिए कि दिल्ली शहर में जितने सरकारी क्षेत्र के संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। दिल्ली शहर नहीं है, पूरे NCR में जितने मॉल्स हैं, अगर उन मॉलों की आप जो वित्तीय व्यवस्था है आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दिल्ली शहर के, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, दिल्ली शहर के हो, विधानसभा को हो, MLA हो, MP हो, इन तमाम लोगों का, मंत्री हो, संतरी हो, इन तमाम लोगों का इसमें निवेश है। ये तमाम लोग इन मॉलों में निवेश करते हैं।
स्वाभाविक है कि जब राजनेता लोग, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, ये लोग अगर निजी क्षेत्र में अपना निवेश करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कोई भी मंत्री अपना निजी निवेश नहीं करना चाहेगा या नहीं करता है। स्वाभाविक है कि सरकारी क्षेत्र से अगर मुनाफा मिलता भी है तो मुनाफा कैसे खत्म हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं ये राजनेता लोग करते हैं और परिणाम ये होता है कि क्रमशः उन संस्थानों की स्थिति, उन संस्थाओं की स्थिति, उन बाज़ारों की स्थिति वही हो जाती है जो आज सुपर बाज़ार की है, या फिर एनडीएमसी का इस सुपर बाज़ार भवन के 10 कदम दूर जो शौचालय की है। अशोक जी, आपकी दुकान जहाँ पे शंकर मार्केट के कोने पे रही, जी जी, या अभी भी है, जी जी, और आपकी दुकान से सुपर बाजार जी 10 कदम पे, जी जी, सुपर बाजार को आपने देखा है जी बनते हुए और सुपर बाजार को समाप्त होते हुए। जी जी। आप अपनी वेदना और संवेदना दोनों बताइए सुपर बाजार के बारे में। मेरी संवेदना उस समय की तो ये थी कि उस समय मार्केट में सोचते भी सुपर बाजार बन जाए तो शंकर मार्केट का शायद वो रौनक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सुपर बाजार बनने के बाद करीब 1 क्विंटल तो ऊपर से गुलाब का फूल उस दिन बरसाया गया था जिस दिन की ओपनिंग हुई थी और तमाम पब्लिक आई थी और चंद महीनों में शंकर मार्केट सुपर बाजार के आसपास असीम रौनक हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, शंकर मार्केट की दुकानदारी बढ़ गई और तमाम ऑफिसर सरकारी और गैर सरकारी सभी लोग यहाँ पे आते हैं। सुपर बाजार में सुविधाएं मिलती थी, माल रीजनेबल रेट पे मिलता था, लेकिन कुछ समय के बाद करीब ये समझ लो 30-35 वर्ष के बाद यहाँ का कुछ दुर्भाग्य आ गया। लोगों ने यहाँ पर सुविधाएं ठीक से नहीं मिली, मार्केट सुपर बाजार के लोग कर्मचारी वगैरह जितने भी थे सुपर बाजार को व्यवस्था को ख़राब किया, कुछ करप्शन आ गया, उस सुपर बाजार पर हड़ताल हुई, बाद में सुपर बाजार बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे शंकर मार्केट और सारी आसपास की मार्केट डंप हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई। आज हमें बहुत दुख होता है, एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है, यहाँ उल्लू बोलते हैं, शमशान घाट की तरह लगता है देखने में। सुपर बाजार में करीब करीब कितने लोग थे? सुपर बाजार में कम से कम सारे मिला के होंगे तो 4-5 हज़ार कर्मचारी होंगे जो उस समय, लेडीज एंड मिला के। और यहाँ पे जितने भी सामान थे वो सभी सामान मिलते थे, सभी तरह का सामान मिलता था और सस्ता मिलता था, वैरायटी भी मिलती थी और लोग दूर दूर से आते थे। ये सबसे बड़ा सुपर बाजार ऑल इंडिया का था। इसके बाद तमाम ब्रांचेज दिल्ली में हुई, बहुत जो हुई, लेकिन मेन यही था, लोगों को सुविधाएं मिलती थी, लेकिन वो बात अब नहीं है। कंट्रोल रेट पर रेट मिलता, सामान मिलता था, दाल है, माचिस है, कई स्टेशनरी का कपड़ा था, उस समय नहीं मिलता, यही मिलता था। जो भी नई वैरायटी थी पहले यही मिलती थी, अब नहीं है, वो सारी बात ही खत्म हो गई। क्यों ऐसा हो गया कि सुपर बाजार खत्म हो गया? कुछ सुपर बाजार का ही कुछ अपना अंदरूनी कारण रहा, कोई भ्रष्टाचार पनपा था अंदर, ठेके पे बना दिया, ये बार बार रेन्यूएशन करनी है, इसका करना है, वो करना है। वो सुपर बाजार को खुद सुपर बाजार के एम्प्लॉइज ही खा गए, मेरा ये मानना है। उसको ख़त्म हो गया सुपर बाजार।
मेरे पीछे आप सुपर बाजार का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। आज सुपर बाजार जो यहाँ पहले था, जहाँ इस जगह पे जहाँ कभी रौनक हुआ करता था, ये सुपर बाजार अब यहाँ से इंडिया गेट के तरफ जामनगर हाउस में चला गया। लेकिन जिस समय ये बंद किया गया था उस समय वाजपेयी सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस ज़माने में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनमें कॉम्पिटिटिव जो प्रतियोगात्मक एक विचारधारा होनी चाहिए, वो बाज़ार में या उनके संस्थान में इसकी कम्प्लीटली लैकिंग है, इसकी कमी है। परिणाम स्वरूप जो बाज़ार में इन्हें जूझने की जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत इनकी या गुणवत्ता उनमें नहीं थी। अब ये क्यों ऐसा रिपोर्ट दिया गया, क्यों ऐसा कहा गया? अगर कहा गया तो यह सबसे पहले जो सोच की बात यह है कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय या उसके मंत्री या उसके अधिकारी जो इसकी देखरेख करते थे वो इन तमाम बातों को अपने कंधे पे लेने के बजाय इस संपूर्ण दायित्व को सौंप दिया इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का। यह अलग बात है कि यहाँ पे जितने कर्मचारी थे हजार में, वो सभी कर्मचारी इस संस्था के हिसाब से बहुत अधिक थे, यह तय है। लेकिन किसी भी संस्था में सबसे पहला महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि एक जो अधिकारी जो लीडर है वो लीडर संपूर्ण चीज़ को अपने कंधे पे ले या फिर उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि सुपर बाजार में जो भी रिकमेंडेशन हुआ वो रिकमेंडेशन चला गया कि सुपर बाजार को बंद कर दीजिए। आज स्थिति ये है कि इस 6 मंजिले भवन में यहाँ वीरानियत है। ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के तहत यह भवन सौंपा हुआ है और दिल्ली शहर में या एनसीआर में जितने बड़े बड़े जो माफिया बोलेंगे, माफिया शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने बिल्डर्स हैं उन तमाम लोगों की निगाह इस भवन पे है, क्योंकि यह जगह कितनी कीमती है इसका अंदाज़ा शायद नहीं लगाया जा सकता है। अब अगर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री या उस मंत्रालय के अधिकारी उन तमाम माफियाओं के साथ मिली भगत कर रहे हैं ताकि इस भवन को बेच दिया जाए या इस भवन को लीज पे दे दिया जाए या इस भवन को तोड़ दिया जाए, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी थे या कर्मचारी हैं वो न्यायालय में जाने के बाद भी उन्हें उनका वेतन मिला या नहीं।